सो हेलो एंड वेलकम टू बीइंग इकोनॉमिस्ट यूट्यूब चैनल। जैसा आप सबको पता है, यहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ आपके जेके एसएसबी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का जो इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन है, उसके सभी लेक्चर्स जो हैं वो हम कवर कर चुके हैं। सभी टॉपिक्स 15 लेक्चर्स जो हैं उसके अवेलेबल हैं इस चैनल पे, आप जाके विजिट करें। आपको सभी लेक्चर्स जो हैं यहाँ पे मिल जाएंगे। लेक्चर्स सभी कंप्लीट हो चुके हैं। एमसीक्यू सीरीज़ अभी हमारी चल रही है। आज ये 5th वीडियो है। इससे पहले दूसरे टॉपिक्स के जो एमसीक्यू हैं वो ऑलरेडी आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे, वो जाके भी देखें। आज का ये जो वीडियो है, इस पे हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो टॉपिक है रोल ऑफ आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर। लेक्चर जो है मेरा ऑलरेडी आपको मिल जाएगा इस चैनल पे। आज उसके ऊपर जो एमसीक्यू हैं वो कवर करेंगे। उससे पहले यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि सभी जो लेक्चर्स हैं वो तो अवेलेबल हैं ही, साथ में आपको मिल रहा है डेली के एमसीक्यू सीरीज़। और मैं देने वाला हूँ आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे। 10 मॉक टेस्ट जो है फ्री में आपको इस चैनल पे दूंगा। और एक टॉपिक का डेली जो है एमसीक्यू इस चैनल पे आ रहा है। चैनल आप सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले अपडेट आपको जो है इस चैनल पे मिलेगी। आपके जो इकोनॉमिक्स वाला पार्ट है वो सभी उसके लेक्चर्स एमसीक्यू आपको इस चैनल पे सबसे पहले मिलेंगे। कुछ वीडियोस जो है हमारी वो सबसे ज़्यादा बार देखी गई हैं। आपकी जो जेके एसएसबी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की अगर मैं बात करूं, तो इसमें से जो कुछ टॉपिक हैं इकोनॉमिक्स के, वो सभी चैनल्स में से सबसे ज़्यादा जो है इसी चैनल के देखे गए हैं। सब्सक्राइब आप जरूर करें हर एक अपडेट और इन्फॉर्मेशन के लिए। तो चैनल इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं दो चीज़ें आपको बता दूं। मैं दो चीज़ें आपको सजेस्ट करूंगा। एक ये कि आप इस वीडियो को देखने से पहले जो इसका मैंने लेक्चर रिकॉर्ड किया हुआ है, रोल ऑफ आरबीआई का लेक्चर जो है पूरा आपको मिल जाएगा, वो जाके ज़रूर देखें। डिस्क्रिप्शन में ही लिंक होगा, पहले वो देख लें, उसके बाद ये आके देखें तो आपको ये अच्छे से समझ आएगा और आपको ये टॉपिक एकदम जो है क्लियर हो जाएगा। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये बोलूँगा कि वीडियो आप ज़रूर शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में, ताकि सभी जो हैं वो अच्छे से प्रिपेयर कर सकें। क्योंकि नेक्स्ट जो है इसमें ऊपर यूज़फुल वीडियो जो है मैं आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। जैसे आपके मॉक टेस्ट की बात हो, आपका जो पहले पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ है उसके जो क्वेश्चन पेपर है उसमें जो पोर्शन आपका इकोनॉमिक्स वाला था उसको सॉल्व करके देखेंगे। उसके रिलेटेड कौन से क्वेश्चन जो है आ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक जो हैं आपके सेम हैं, तो कौन से क्वेश्चन जो हैं इस एग्ज़ाम में आ सकते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट डायग्राम्स जो हैं, लास्ट टाइम भी डायग्राम्स में से 2 या 3 क्वेश्चन आए हुए थे, वो भी डिस्कस करेंगे। तो आप जो है चैनल ज़रूर शेयर करें सबके साथ में, और इस वीडियो को आप एंड तक देखें, ताकि इस वीडियो के एंड में मैं आपसे कुछ जो है क्वेश्चन जो है पूछूंगा। अगर आप उनका आंसर करेंगे तो आपको इस टॉपिक की और ज़्यादा क्लियरिटी जो है होगी। और एंड तक ज़रूर वीडियो को देखते रहें। सभी जो क्वेश्चन हैं एमसीक्यूज़ हैं सभी इंपॉर्टेंट हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहले तो ये जो टॉपिक है आपका वो है रोल ऑफ आरबीआई, ठीक है। और इसका पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई वाज सेटअप ऑन, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने आरबीआई की इंट्रोडक्शन से लिया है, जो कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में से इसके क्वेश्चन थे वो लिए हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है रोल जो आपका आरबीआई है वो कब सेटअप हुआ, ठीक है। ऑप्शन 1 है आपका 1 अप्रैल 1934, सेकंड है 1 अप्रैल 1935, सी है 5 अप्रैल 1934, और डी है आपका 5 अप्रैल 1935। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर है? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, 1 अप्रैल 1935 को जो है आपका आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो सेटअप हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, द हेडक्वार्टर ऑफ आरबीआई सिचुएटेड एट, ठीक है। तो जो हेडक्वार्टर है आरबीआई का वो कहाँ पर परमानेंटली सिचुएटेड है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है आपका न्यू दिल्ली, ऑप्शन बी है कोलकाता, मुंबई, और डी ऑप्शन आपका चेन्नई। आप खुद से भी जो है ट्राई करा करें क्वेश्चंस की। मैं थोड़ा आंसर जो है आपको लेट बताता हूं, तो आप अपने से भी ट्राई किया करें कि क्या आंसर हो सकता है, ठीक है। तो ये जनरल क्वेश्चंस जो है अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके आरबीआई की इंट्रोडक्शन में से, क्योंकि मैंने हर टॉपिक से पहले आपको कंसेप्ट जो है उसका पढ़ाया है, तो उनमें से ये क्वेश्चन है। उसके बाद हम रोल के ऊपर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, मुंबई। जो मुंबई में आपका हेडक्वार्टर है आरबीआई का वो सिचुएटेड है, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका नेक्स्ट, द रिजर्व बैंक द रिजर्व बैंक ऑपरेशंस आर गवर्न्ड बाय, ठीक है। जो रिजर्व बैंक को कौन ऑपरेट करता है अच्छे से, ठीक है, किसके अंडर ये जो है ऑपरेट होता है, वो चीज़ इसमें पूछी गई है, ठीक है। लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो ऑपरेट करती है रिजर्व बैंक के एक्शंस, जो एक्शन लेती है रिजर्व बैंक उसके। दूसरा है यहाँ पे सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। सी है आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और डी है आपका सीबी, यानी
सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, चारों आपके बोर्ड हैं। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, या सीबी, आपका सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इन चारों में से कौन सी ऐसी बॉडी है जो आपके रिजर्व बैंक के ऑपरेशंस को ऑपरेट करती है, रिजर्व बैंक के एक्शंस को ऑपरेट करती है? ठीक है, तो इसमें जो आपका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब मैं आपको बता दूं कि जो रिजर्व बैंक है इसमें आपके 21 सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जो कि मतलब आपके 21 जो है इसमें मेंबर्स हैं। ठीक है, इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जो है 21 मेंबर्स हैं जो कि ऑपरेट करते हैं किसको, रिजर्व बैंक के एक्शंस को। ठीक है, यहाँ पे आपको रिजर्व होगा, रिजर्व नहीं होगा। रिजर्व बैंक्स के जो ऑपरेशंस हैं उनको ऑपरेट करता है कौन, ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है इसमें 21 मेंबर्स होते हैं जो अलग अलग डिसीजन के किस तरह से जो आपका बैंक है उसको ऑपरेट किया जाए, क्या एक्शंस जो है टाइम टू टाइम लिए जाएं, कमर्शियल बैंक्स के ऊपर की बात हो, सप्लाई ऑफ मनी की बात हो। ठीक है, ये सब चीज़ें। मैं एक चीज़ आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लेक्चर्स को अच्छे से देखें। मैंने बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो किसी वीडियो में आपको नहीं मिलेंगी वो मैंने अच्छे से डिस्कस की हुई है इस रोल ऑफ आरबीआई में। ठीक है, एक बहुत कंप्लीट जो है आपको उसमें नोट्स भी दिए हुए हैं। नोट्स अगर आप लेक्चर देखने का आपके पास में टाइम नहीं है तो आप नोट्स को एक बार रीड आउट करें। नोट्स जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलते हैं मेरे। ठीक है, टेलीग्राम का जो ग्रुप है वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा, वो ज्वाइन करें जाके। ये जो एमसीक्यू है ये भी वहीं पे जाके आपको मिलेंगे। मेरे इंस्टाग्राम बीइंग इकोनॉमिस्ट के इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के ग्रुप को ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक होंगे, लिंक्स पे जाके आप वो ज्वाइन करें, सभी जो है पीडीएफ वहाँ मिलेंगे। मैंने रोल ऑफ आरबीआई के नोट्स जो है वहाँ पे प्रोवाइड किए हुए हैं, मैं एक बार फिर से रीसेंड कर दूंगा जो नए लोग जो है ज्वाइन हुए हैं उनके लिए। तो आप वो जाके एक बार ज़रूर देखें, डिटेल में उनको पढ़ें, बहुत अच्छे नोट्स हैं वो, उनको अच्छे से देखें। ठीक है, तो आपके जो है 21 बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर्स होते हैं किसमें, आपके जो रिजर्व बैंक के एक्शंस को ऑपरेट करते हैं, ये आपको याद में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है क्वेश्चन नंबर 4, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज नेशनलाइज्ड ऑन। ठीक है, अब जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया था, ठीक है, आरबीआई आपका 1935 1 अप्रैल 1935 को ये जो है सेटअप हुआ था। ठीक है, इम्प्लीमेंट हो चुका था ये। ठीक है, एग्जिस्टेंस में आया था, लेकिन तब जो है इसके जो शेयर्स थे, ठीक है, इसके जो स्टेक थे वो जो है प्राइवेट एंटरप्राइजेस के पास में थे। ठीक है, यानी इसको जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह लो, या जो इसके पूरा जो इसके, हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथ में जो है इसके ऊपर कंट्रोल करने की पावर्स जो है बहुत कम थी। ठीक है, 1935 की अगर मैं बात करूं तो, यानी मैक्सिमम शेयर्स जो थे वो प्राइवेट स्ट्राइक्स होल्डर्स के पास थे। ठीक है, तो कब वो जो स्ट्राइक होल्डर्स थे उनसे ये ले लिए गए शेयर्स और इसको फुल्ली नेशनलाइज कर दिया गया, यानी गवर्नमेंट ने अपने हाथ में कब आरबीआई को ले लिया, क्योंकि ज़्यादा मेंटेनेंस के लिए, स्टेबलाइजेशन के लिए ये जरूरी होता है कि गवर्नमेंट जो है ऐसी बॉडीज को ऑपरेट करे। ठीक है, क्योंकि आरबीआई का रोल जो है वो बहुत बड़ा है। हमारी इंडिया कंट्री में अगर बात करूं या फिर कोई भी सेंट्रल बैंक होता है तो उसका कंट्री में बहुत मैक्सिमम रोल रहता है। ठीक है, तो इंडिया जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने अपने हाथ में जो है ये आरबीआई की जो शेयर्स हैं, या फिर हम कहें जब कब ये नेशनलाइज्ड हुआ, तो वो आपका रहेगा 1 जनवरी 1949। ठीक है, जो आपका ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी आपको भी दिख रहा है, सी और डी। ठीक है, इसमें से राइट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन ए 1 जनवरी 1949। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ आरबीआई। ठीक है, क्वेश्चन आपका जो मेन टॉपिक है वो फंक्शंस और रोल के ऊपर है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चंस आप अब नेक्स्ट देखेंगे 5 के बाद में, ये आपके फंक्शंस और रोल के ऊपर ज्यादा होंगे क्वेश्चन। अभी तक जो आपने देखे वो इंट्रोडक्शन से क्वेश्चन थे, कंसेप्ट के क्वेश्चन थे। ठीक है, अब जो क्वेश्चन है वो फंक्शन और रोल के हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया कि मेन फंक्शंस क्या है। ठीक है, मेन फंक्शंस क्या है आरबीआई के। ऑप्शन ए है इशू ऑफ नोट्स, ऑप्शन बी है आपका बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। ठीक है, ऑप्शन बी है आपका बैंकर्स टू द गवर्नमेंट या बैंकर्स ऑफ गवर्नमेंट, सी है आपका बैंकर्स बैंक, और डी है ऑल ऑफ द अबव। एक एक ऑप्शन को अगर मैं डिस्कस करूं फिर से, वैसे तो मैंने ये वीडियो में अच्छे से किया हुआ है, तो मैं एक बार बता दूं आपको, ये जो इशूइंग ऑफ नोट का मतलब है कि गवर्नमेंट के जो भी नोट्स हैं, ठीक है, वो कौन प्रिंट करता है, यानी करेंसी की जो प्रिंटिंग है वो एक मेन रोल है किसका, आरबीआई का। ठीक है, उसके बाद है दूसरा है कि जो बैंकर्स टू द गवर्नमेंट है, यानी गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम जो असिस्टेंट प्रोवाइड करता है एज अ लोन हो या कुछ इकोनॉमिक सजेशंस हो, वो भी आरबीआई प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसी तरह आपका क्वेश्चन है बैंकर्स बैंक। ठीक है, यानी जो इसके
अंडर काम करते हैं दूसरे बैंक्स, ये उन सब का अपेक्स बैंक है। जितने भी दूसरे बैंक्स हैं उन्हें कमर्शियल बैंक्स कहते हैं, ठीक है। जैसे आपका आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, ठीक है। आपका पंजाब नेशनल बैंक हो गया, आपका जेके, आपका जम्मू कश्मीर बैंक हो गया। इस तरह के जितने भी बैंक्स हैं उन सब के ऊपर कंट्रोल कौन करता है? आरबीआई करता है। तो ये एक बैंकर्स बैंक है, ठीक है। इसलिए आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा डी, ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। जो आपका आरबीआई का फंक्शन है, ये तीनों ही आरबीआई के फंक्शन है। हालांकि इसके अलावा भी और फंक्शन भी हैं, वो आपको वीडियो से मिलेंगे। यहाँ पे जो मैंने कवर किए हैं, ये जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है, वो ये वाले आपके सामने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 6, विच करेंसी नोट इज नॉट प्रिंट बाय आरबीआई। अब आपको पता होना चाहिए कि आरबीआई जो है करेंसी प्रिंटिंग का जो काम है वो आरबीआई करती है, लेकिन एक ऐसा नोट है जो करेंसी नोट है जो आरबीआई प्रिंट नहीं करती। आपको बताना है कि वो कौन सा करेंसी नोट है। सबसे ऑप्शन ए है 10 रुपी नोट, ऑप्शन बी है 1 रुपी नोट, ऑप्शन सी है 100 रुपी नोट, और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी अबव। इनमें से कौन सा नोट है जो आरबीआई प्रिंट नहीं करता? तो इसका जो आपका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, 1 रुपी नोट, ठीक है। 1 रुपी नोट जो है वो आरबीआई प्रिंट नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि 1 रुपी नोट इज इशूड बाय। अगर आरबीआई इस नोट को इशू नहीं करता तो कौन करता है, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए। ऑप्शन ए है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ऑप्शन सी है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ऑप्शन डी है सीएसओ यानी सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सा ऐसा बॉडी है जो 1 रुपी नोट को इशू करती है। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो आपका 1 रुपी नोट जो है वो इशू करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, द आरबीआई प्रिंटिंग न्यू करेंसी अकॉर्डिंग टू विच सिस्टम, ठीक है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो जो करेंसी प्रिंट करता है वो किस सिस्टम के अकॉर्डिंग प्रिंट करता है। ऐसा तो नहीं है कि जितना उसका मन करे इतनी करेंसी वो प्रिंट कर दे, या जितनी जरूरत हो सिर्फ उतनी करेंसी प्रिंट करे, या फिर एक्सेसिव करेंसी जो है वो प्रिंट नहीं कर सकता। तो कुछ इसमें सिस्टम्स होते हैं, ठीक है। कुछ सिस्टम के अकॉर्डिंग ये चलता है, हमें बताना है कि वो कौन सा सिस्टम है, ठीक है। ऑप्शन ए है मिनिमम रिजर्व सिस्टम, ऑप्शन बी है फिक्स्ड फ्यूडिशरी सिस्टम, ऑप्शन डी है मैक्सिमम फ्यूडिशरी सिस्टम, और ऑप्शन डी है प्रोपोर्शनली रिजर्व सिस्टम या फिर परसेंटेज रिजर्व सिस्टम भी से बोलते हैं। तो आपके पास में 4 ऑप्शन हैं। इसमें से जो रिजर्व बैंक ने अडॉप्ट किया है, इंडियन रिजर्व बैंक यानी जो इंडियन सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो जो काम करता है वो अकॉर्डिंगली काम करता है ऑप्शन ए यानी मिनिमम रिजर्व सिस्टम। मैं आपको ये चारों ही ऑप्शन जो है क्लियरली बताऊंगा, एक्सप्लेन करके बताऊंगा। सबसे पहले जिस सिस्टम पे इंडियन रिजर्व बैंक काम करता है, इंडियन सेंट्रल बैंक काम करता है, वो देख लेते हैं। यानी आपका ऑप्शन ए मिनिमम रिजर्व सिस्टम, ये क्या होता है? मिनिमम रिजर्व सिस्टम का ये मतलब है कि करेंसी प्रिंट करने से पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अपने पास में कुछ जो है अमाउंट जो है मनी का अमाउंट या फिर उस अमाउंट की वैल्यू जो है अपने पास रखनी होती है मिनिमम रिजर्व के तौर पे। उसके बाद ही जो है करेंसी की प्रिंटिंग होती है। मैं अगर आपको अच्छे से समझाऊं तो यहाँ पे 200 करोड़ वैल्यू की वर्थ की जो अमाउंट है वो उसे अपने पास रखना होता है रिजर्व बैंक को। इस 200 करोड़ में से आपके जो 150 करोड़ जो है आपके पास में गोल्ड का रिजर्व होना चाहिए, ठीक है। गोल्ड का रिजर्व जो है आरबीआई रखती है, और रेस्ट ऑफ 75 करोड़ जो है आपके पास में रिजर्व होना चाहिए, फॉरेन रिजर्व, ठीक है। जैसे आपके पास में मैंने फॉरेन रिजर्व के ऊपर पहले भी बहुत बार जो है डिस्कशन की है, यानी बाहर वाली कंट्रीज की करेंसी का रिजर्व हमारे पास में 75 करोड़ की वैल्यू के इक्वल होना चाहिए। जब इन दोनों का सम करके 150 करोड़ का गोल्ड और 75 करोड़ का फॉरेन रिजर्व, जब ये दोनों को सम करके 200 करोड़ की वैल्यू के इक्वल का अमाउंट जब अपने पास में आरबीआई रखेगी, उसके बाद में ही करेंसी की प्रिंटिंग हो सकती है। ये क्यों किया जाता है? ताकि इन फ्यूचर होने वाले इन्फ्लेशन से जो है हम अच्छे से हैंडल कर सकें, ठीक है। ये जो होता है इसे बोलते हैं मिनिमम रिजर्व सिस्टम, और इंडिया का रिजर्व बैंक जो है इसी सिस्टम को अडॉप्ट किए हुआ है, इसी सिस्टम के अकॉर्डिंगली नोट की जो है प्रिंटिंग करता है, ठीक है। लेकिन सेकंड आपको दिख रहा है यहाँ पे फिक्स्ड फिड्यूशियरी सिस्टम। ये क्या होता है इसको डिस्कस करते हैं। फिक्स्ड फिड्यूशियरी सिस्टम का मतलब है कि एक जो है सर्टेन अमाउंट जो है फिक्स कर दिया जाता है कि इतनी करेंसी जो है वो प्रिंट करनी है, ठीक है।
अब इतनी करेंसी प्रिंट करनी है, उसके लिए जो है आपको कोई गोल्ड का रिजर्व रखने की जरूरत नहीं होती है। जब वो सर्टन लिमिट अचीव हो जाती है, ठीक है, मान लो हमें 110 जो है करोड़ की करेंसी की प्रिंटिंग करनी है, ठीक है। अब जब ये जो लिमिट है ये हमारी रीच हो जाएगी, अगर उसके बाद, क्योंकि इस लिमिट तक जो हमें करेंसी प्रिंट करनी है, वहां पे आपको लीगल सैंक्शन की कोई जरूरत नहीं होती है, किसी लीगल सेक्शन की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अगर इससे ऊपर आपको प्रिंटिंग करनी है तो आपको जो है गोल्ड में रिजर्व रखना पड़ेगा या फिर लीगल सैंक्शन लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने एक फिक्स्ड लिमिट सेट कर दी है, वहां उस लिमिट तक आपको किसी भी सिल्वर या गोल्ड के स्टॉक की या गोल्ड के फिक्स्ड अमाउंट की जरूरत नहीं होती, ठीक है। ये होता है फिक्स्ड फिडुशियरी सिस्टम। अब है मैक्सिमम फिडुशियरी सिस्टम। मैक्सिमम फिडुशियरी सिस्टम जो है इसी के अपोजिट होता है फिक्स्ड के, कि आपकी जो है एक मैक्सिमम लिमिट जो है वो रीच कर दी जाती है। यहाँ पे एक फिक्स्ड अमाउंट होता है, यहाँ पे एक मैक्सिमम होता है, ठीक है। यहाँ फिक्स्ड का ये मतलब है कि उसके ऊपर हमें गोल्ड या सिल्वर के अमाउंट रखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे जो है मैक्सिमम होता है। लेकिन मैक्सिमम जो है बहुत कम यूज किया जाता है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा जो है रिस्क फुल सिस्टम है, ठीक है। यानी इसमें एक्सेसिव में करेंसी की प्रिंटिंग हो सकती है जो कि इन्फ्लेशन को प्रमोट कर सकती है, ठीक है। तो ये जो मैक्सिमम फिडुशियरी सिस्टम है इसको कम यूज किया जाता है, ठीक है। इसी तरह से जो आपको यहाँ दिख रहा है प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम, ठीक है, यानी परसेंटेज, यानी हमें जितनी करेंसी की जरूरत है हम उतनी परसेंटेज में ही अपने पास में रिजर्व रखेंगे, उसके इक्वल रिजर्व रखेंगे और उसके बाद में करेंसी की प्रिंटिंग करेंगे। होप ये आपको चारों सिस्टम जो है अच्छे से समझ आ गए होंगे। ये मैंने डिटेल में इसलिए नहीं पढ़ा है क्योंकि आपका जो मेनली क्वेश्चन जो आपका पढ़ने हैं आपको रोल के रिलेटेड है, और ये जो करेंसी प्रिंटिंग का सिस्टम है ये ज्यादा जब डीप में आप आरबीआई की स्टडी करते हैं तब पढ़ते हैं। फिर भी मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है। होप ये चारों आपको समझ आ गए होंगे। और इंडिया ने जो अडॉप्ट करके रखा है वो है मिनिमम रिजर्व सिस्टम। मैंने आपको बता दिया इसमें क्या सिस्टम रहता है, कितना रिजर्व हमें पास में रखना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9th। व्हाट इज द क्रेडिट कंट्रोल फंक्शन ऑफ आरबीआई। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन अगर मैं कहूं तो ये आपका क्रेडिट कंट्रोल फंक्शन है। हमसे क्वेश्चन ये पूछा गया है व्हाट इज द क्रेडिट कंट्रोल फंक्शन ऑफ आरबीआई। हालांकि ये एक सब्जेक्टिव नेचर का क्वेश्चन है जिसे मैंने ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट किया है। सब्जेक्टिव इसलिए क्योंकि इसके ऊपर आप जो है एक बहुत लेंथी जो है क्वेश्चन का आंसर आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो क्रेडिट कंट्रोल फंक्शन है ये हमें बताना है, हमें जो है एक तो लाइंस में से एक्सप्लेन करना है कि जो क्रेडिट कंट्रोल फंक्शन है आरबीआई का ये क्या है, इससे आप क्या समझते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका कंट्रोलिंग मनी सप्लाई। सेकंड है आपका यूजिंग क्वालिटेटिव मेथड्स। सी एडजस्ट इन्फ्लेशनरी गैप। और डी आपका ऑल ऑफ दी अबव। आप क्या समझते हैं कि ये जो क्रेडिट कंट्रोल फंक्शन है, ये जो तीनों चारों मैंने ऑप्शंस बोले हैं इसमें से क्या क्या ऑप्शंस हैं जो क्रेडिट कंट्रोल फंक्शन के अंडर आते हैं, ठीक है। तो आपका जो कंट्रोलिंग मनी सप्लाई, तो सबसे पहले जब आप मेरा लेक्चर पढ़ेंगे तो उसमें आप ये सुनेंगे कि मैंने बोला है कि सबसे मेन जो रोल है क्रेडिट जो आरबीआई का वो यही है कि किस तरह से इस मनी सप्लाई यानी क्रेडिट जो आपके हाथ में पैसा है उसे कंट्रोल किया जाए या उसे रेगुलेट किया जाए, ठीक है। तो आपका ये बिल्कुल जो है क्रेडिट कंट्रोल फंक्शन जो है कंट्रोलिंग मनी सप्लाई के रिलेटेड है। सेकंड है आपका यूजिंग क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेजर्स। ये क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेथड जो है आप मॉनेटरी पॉलिसी जो है आरबीआई की उसमें पढ़ते हैं, ठीक है। यानी इन्हीं दो मेथड से जो मनी की सप्लाई है उसको कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। ये मेथड्स अगर आपको डिटेल में पढ़ने हैं तो आप मॉनेटरी पॉलिसी वाली वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेथड्स हैं दोनों किसके रिलेटेड हैं, क्रेडिट कंट्रोल से। यानी इन्हीं दो मेथड्स का यूज करके आरबीआई जो है क्रेडिट को कंट्रोल करता है। सी है आपका एडजस्ट इन्फ्लेशनरी गैप। देखो मैंने जब मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ाई है उसमें यह बताया है कि जब इन्फ्लेशन होगा तो कैसी पॉलिसी अडॉप्ट करेगा आरबीआई, और जब डिफ्लेशन होगा तो कैसी पॉलिसी अडॉप्ट करेगा। यानी ये जो इन्फ्लेशनरी गैप है ये भी क्रेडिट कंट्रोल के रिलेटेड है। तो इसका जो आपका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव जो है ये रोल्स के किसके फंक्शन के रिलेटेड है, क्रेडिट कंट्रोल के रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट इज द रोल ऑफ सेंट्रल बैंक इन डेवलपिंग कंट्रीज। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लगता है कि आपको एग्जाम में आ सकता है वो इसी तरह का क्वेश्चन है। आपको हर एक चीज जो है डेवलपिंग इकोनॉमिक के कंटेक्स्ट में पता होनी चाहिए, ठीक है। जो भी इकोनॉमिक्स में हम डिस्कस करते हैं मेनली इकोनॉमिक पॉलिसीज को, ठीक है। तो आरबीआई की जो पॉलिसीज हैं वो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के लिए कितनी इफेक्टिव हैं, कितनी यूजफुल हैं, ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि लास्ट टाइम भी आपने पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के एग्जाम में शायद ये ऑब्जर्व किया हो कि आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है इसी चीज के रिलेटेड है कि अंडर डेवलपिंग कंट्रीज या डेवलपिंग कंट्रीज को किस तरह से जो ये गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं या इकोनॉमिक्स आपकी एज अ होल किस तरह से काम करती है डेवलपिंग इकोनॉमिक्स के लिए। इस लिहाज से मैं समझता हूं कि इस तरह के क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द रोल ऑफ सेंट्रल बैंक इन डेवलपिंग इकोनॉमी। फर्स्ट है
ओनली ट्रेडिशनल फंक्शन, बी है ओनली नॉन ट्रेडिशनल फंक्शन, सी है बोथ ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल फंक्शन, और डी है नन ऑफ दी अबव। क्वेश्चन का आंसर करने से पहले आपको पता होना चाहिए ये ट्रेडिशनल फंक्शन और नॉन ट्रेडिशनल फंक्शन आखिर चीज क्या है। वैसे तो मैंने लेक्चर में ये बताया हुआ है, लेकिन मैं फिर से आपको बता दूं। ट्रेडिशनल फंक्शन यानी जितने भी फंक्शन हमने ऊपर डिस्कस किए हैं, जैसे क्रेडिट कंट्रोल हो गया, ठीक है, जैसे बैंकर्स ऑफ द बैंक हो गया, जैसे गवर्नमेंट का बैंक हो गया, ठीक है, यानी गवर्नमेंट का बैंकर्स टू गवर्नमेंट बैंक हो गया, ठीक है, जैसे मनी सप्लाई को कंट्रोल करना, ये जितने भी मतलब इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो हमने पढ़े हैं, इनको ट्रेडिशनल फंक्शंस हम बोलते हैं, ठीक है। और नॉन ट्रेडिशनल फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। अब नॉन ट्रेडिशनल फंक्शन का ये मतलब है, ये जितने भी ट्रेडिशनल फंक्शंस हैं ना, इनके पीछे जो मोटिव है वो यही मोटिव है कि किस तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो एक कंट्री की जाए। यानी इन ट्रेडिशनल फंक्शंस का यूज करके नॉन ट्रेडिशनल फंक्शन को प्रमोट किया जाता है। अब ये नॉन ट्रेडिशनल फंक्शन का मतलब है जितनी भी आपका पॉलिसीज और सेटअप बनाए जाते हैं किसके लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, ठीक है। यानी नॉन ट्रेडिशनल फंक्शन क्या होता है आरबीआई का, कि किस तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ की जाए किसी कंट्री की। तो आपको ये पता होना चाहिए कि नॉन जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं या फिर अंडर डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उसमें आरबीआई का रोल जो है वो दोनों रहता है। एक तो वो ट्रेडिशनल फंक्शन तो प्ले करता ही है, ठीक है, इंडिया में वो करेगा, क्रेडिट कंट्रोल करेगा, जो नीचे वाले आपके दूसरे बैंक्स हैं उनके ऊपर सुपरवाइजिंग का काम करेगा, ठीक है, गवर्नमेंट को असिस्टेंट प्रोवाइड करेगा, लोन्स प्रोवाइड करेगा, उससे इकोनॉमिक एडवाइजरी देगा, ठीक है। ये सब फंक्शन तो प्रोवाइड करेगा ही करेगा। साथ में इस चीज का भी ध्यान रखेगा कि जो नॉन ट्रेडिशनल फंक्शन है उसका, कि किस तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ जो है उस कंट्री की जाए, उस डेवलपिंग कंट्रीज की इकोनॉमिक ग्रोथ की जाए, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दिया जाए, ठीक है, उसका जो क्रेडिट सिस्टम है, ठीक है, उसका क्रेडिट सिस्टम से मेरा मतलब उसका फाइनेंशियल सिस्टम, ठीक है, फाइनेंशियल सिस्टम से मेरा मतलब है बैंकिंग जितनी भी है, ठीक है, कौन कौन से बैंक कहाँ पे होने चाहिए। जैसे आपने देखा कि हर एक विलेजिंग या फिर जो रूरल एरिया है उनमें आपको ग्रामीण बैंक्स दिखेंगे, कॉर्पोरेटिव बैंक्स दिखेंगे। तो ये सब आरबीआई के अंडर काम करते हैं। ये आरबीआई की पॉलिसीज होती हैं कि किस तरह से रूरल एरियाज को डेवलप किया जाए वाया दिस बैंक्स, ठीक है। गवर्नमेंट जो आपका आरबीआई है वो यूज करता है इन बैंक्स को एज अ इंस्ट्रूमेंट कि किस तरह से रूरल जो एरिया है उसको डेवलप किया जाए। तो आजकल आपने बहुत सारे बैंक्स देखे होंगे और बहुत सारी स्कीम्स की अगर मैं बात करूं, जैसे आपने केसीसी का नाम सुना होगा, ठीक है। केसीसी जो है आपकी वो 1998 में जो है लॉन्च हुआ था, ठीक है, केसीसी, ठीक है, किसान क्रेडिट कार्ड। तो ये आरबीआई ने क्यों किया, ताकि जो रूरल एरियाज है उनको डेवलपमेंट किया जाए। अब जो किसान क्रेडिट कार्ड है, अगर आप एक अच्छे से बैठ के सोचेंगे तो ये जो किसान क्रेडिट कार्ड है इसकी जरूरत डेवलप्ड नेशन को नहीं है बल्कि डेवलपिंग कंट्रीज को ही ज्यादा है। तो आरबीआई इस तरह के इंस्ट्रूमेंट से, ठीक है, इस तरह की स्कीम्स से, पॉलिसी से जो है अंडर डेवलपिंग कंट्रीज या डेवलपिंग कंट्रीज को प्रमोट करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो आप जब भी पढ़ें आप इन चीजों को सबको ध्यान में रख के पढ़ें कि किस तरह से आरबीआई जो है एक अंडर डेवलपिंग कंट्रीज में अपना फंक्शन जो है प्ले करती है, अपना रोल प्ले करती है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, तो ऊपर वाले क्वेश्चन का आपका आंसर रहेगा बोथ ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल, ठीक है। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द रोल ऑफ आरबीआई इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब हमने देखा कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो वो करता ही है, ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज में, अंडर डेवलपिंग कंट्रीज में। लेकिन अब हमसे क्वेश्चन ये पूछ लिया कि उसका क्या रोल रहता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, किस तरह से वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करता है, ठीक है। फर्स्ट है ऑप्शन आपका राइजिंग द लेवल ऑफ प्रोडक्शन, सेकंड है इंप्रूव फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, सी है बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी, और डी है आपका ऑल ऑफ दी अबव। फिर से आप अगर चारों ऑप्शन को देखेंगे तो चारों ऑप्शन ही अपने आप में आपको बताएंगे कि ये सभी चीजें जो है प्रमोट करती हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। अगर आप जो आरबीआई है वो कोशिश करता है कि जो लेवल ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है, कितनी प्रोडक्शन हो रही है एक कंट्री में, उसके लेवल को राइज किया जाए। क्योंकि आपको आपके माइंड में हमेशा ये होना चाहिए जब भी आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो प्रोडक्शन जो है वो मेन इंडिकेटर है, मेन इंजन है ग्रोथ का, ठीक है। प्रोडक्शन जितनी ज्यादा होगी चीजें उतनी ज्यादा बनेंगी, उतनी ज्यादा बिकेंगी, जितनी ही ज्यादा चीजें बिकेंगी उतना ज्यादा इनकम जनरेशन होगा और फर्दर इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा और फिर से प्रोडक्शन ज्यादा होगी। तो ये एक साइकिल होता है, ठीक है। तो आपके माइंड में ये होना चाहिए कि जितनी प्रोडक्शन ज्यादा होती है इतना ही ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, ठीक है। तो राइज द लेवल ऑफ प्रोडक्शन, आरबीआई काम करता है किसके लिए, कि ये जो लेवल ऑफ प्रोडक्शन है उसको बढ़ाया जाए। दूसरा है इंप्रूव फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, मैंने आपको पहले बोल दिया कि बैंक्स को इंप्रूव करता है, कहां कहां पे कौन कौन से बैंक्स हो, बैंकिंग सिस्टम को इंप्रूव करता है, ट्रांसपेरेंट हो, फ्रिकेंट हो, और जो है आपकी डिजिटलाइजेशन के ऊपर ज्यादा काम जो है आरबीआई करता है, ठीक है। तीसरी चीज यहाँ पे लिखी है बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कितनी सप्लाई हो और कितनी डिमांड हो किसकी,
मनी की, ठीक है। हमने ये देखा कि सप्लाई जो है टोटली कंट्रोल करता है कौन, आरबीआई, कि मनी की सप्लाई को कैसे कम और ज्यादा करना है। ये किस में आप पढ़ोगे, मॉनेटरी पॉलिसी में। आप वो जरूर जाके देखें ताकि ये टॉपिक जो है ये इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से और आपके माइंड में अच्छे से क्लियर हो जाए कि किस तरह से ये टॉपिक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो जो सप्लाई है ना मनी की, वो कौन कंट्रोल करता है, आरबीआई। किसके जरिए करता है, अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए। और ये देखता है कि किस तरह से इन दोनों के बीच में बैलेंस रहे, किसके बीच में, सप्लाई और मनी की, डिमांड और सप्लाई ऑफ मनी के बीच में किस तरह से बैलेंस रहे, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा डी, ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। होप ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। ऑप्शन सॉरी, आपका क्वेश्चन 12 एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, हो आरबीआई प्ले देयर रोल इन डेट मैनेजमेंट, ठीक है। अब ये डेट मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक है। डेट मैनेजमेंट का मतलब है जो गवर्नमेंट उधार लेती है, कर्जा लेती है, उसको कैसे मैनेज किया जाए, ठीक है, उसको कैसे अच्छे से ऑपरेट किया जाए। ये भी आरबीआई जो है उसमें किस तरह से अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो हमें बताना है। मैंने जैसे आपको पहले बोला, ये बैंकर्स टू दी गवर्नमेंट होता है। ये गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम सजेशंस देता है, असिस्टेंट भी प्रोवाइड करता है, फाइनेंशियल असिस्टेंट भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसी तरह से इसका एक रोल ये है कि जो डेट मैनेजमेंट है, जो गवर्नमेंट ने अपने लोन्स लिए रखे हैं, ठीक है, लोगों से उधार ले रखा है, चाहे इंटरनल की बात हो, एक्सटर्नल की बात हो। एक्सटर्नल की अगर मैं बात करूं तो आईएमएफ से जो है हमारी गवर्नमेंट जो है या आरबीआई जो है वो लोन लेती है। इसी तरह से इंटरनल की बात करें तो बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, बहुत सारी और जगह से जो है हम क्या करते हैं, अपनी सिक्योरिटीज के थ्रू जो है अपनी डेट जो है वो जनरेट, जो डेट, जो बोरविंग्स है वो करती है गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये जो डेट होती है, बोरविंग्स होती है, इसको कैसे मैनेज किया जाए, इसमें आरबीआई का कितना रोल रहता है और किस तरह से रोल रहता है, ठीक है, वो हमें बताना है। ऑप्शन ए है डेवलप्ड मनी एंड कैपिटल मार्केट। ऑप्शन बी है लो इंटरेस्ट रेट पॉलिसी। ऑप्शन सी है स्ट्रेंथ एंड स्टेबलाइज मार्केट्स। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। मेरे मैक्सिमम यहाँ पॉइंट्स रखने का यही मतलब होता है कि हर एक एस्पेक्ट जो है आपके माइंड में क्लियर हो जाए। आपने ये नोटिस किया होगा कि मैं ऑल ऑफ द अबव जो है आपको ये इसलिए देता हूं ताकि मैक्सिमम पॉइंट्स जो है मैं इसमें कवर कर सकूं, ताकि ये सारे जो है आपको अच्छे से आपके माइंड में क्लियर हो सकें, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है डेवलपमेंट, डेवलप मनी एंड कैपिटल मार्केट। ये मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट क्या होता है, ये जो कैपिटल मार्केट है आपका, इसमें आपके शेयर्स और स्टॉक्स का एक्सचेंज चलता है, ठीक है। यानी आपने सुना होगा स्टॉक मार्केट का नाम, तो यहाँ कैपिटल मार्केट में आपका स्टॉक मार्केट पूरा चलता है। और मनी मार्केट का आपको पता ही है जिसमें हम डेली की अपनी जो है एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। यानी आपका जो सिंपल मार्केट जो आप देखते हैं, ठीक है, आप चीजें लेते हैं, सामान, जो सामान लेते हैं उसके बदले में आप पेमेंट्स करते हैं, ये सारा आपका मनी मार्केट है, ठीक है। तो इन दोनों मार्केट्स को जो है डेवलप करने में आरबीआई का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, ठीक है। ठीक है, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करने में जो है इन दोनों को डेवलपमेंट करता है कौन, आरबीआई, ठीक है। बी ऑप्शन आपका लो इंटरेस्ट रेट पॉलिसी। जितना इंटरेस्ट रेट लो होगा इतने ज्यादा जो है आपके क्या रहेंगे, लोन्स, ठीक है। यानी हम लोन कब लेते हैं, जब हमें उसके बदले में कम इंटरेस्ट रेट जो है प्रोवाइड करना होता है, ठीक है। ये आपके माइंड में होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट सॉरी, लोन लेने का मतलब यही है, जितना हम ज्यादा लोन ले रहे हैं या फिर जितने इन्वेस्टर्स ज्यादा लोन ले रहे हैं वो उतना ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे। फिर अगेन मैंने आपको बताया जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, इतनी ज्यादा प्रोडक्शन होगी, इतनी ज्यादा इनकम जनरेशन होगी, इतना ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। तो यानी लो रेट पॉलिसी जो है ये बेनिफिशियल रहती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। तो जो ये आरबीआई है ये कोशिश करता है कि हमेशा अडॉप्ट करे लो इंटरेस्ट रेट पॉलिसी, ठीक है। तीसरी चीज है स्ट्रेंथ एंड स्टेबलाइज मार्केट। ये जो दोनों मार्केट है इनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और स्टेबलाइज रखता है। ये सारे ही चीजें जो है ना, ये किसमें फिर हेल्प करती हैं गवर्नमेंट को, उसकी डेट मैनेजमेंट में, ठीक है। क्योंकि जितना ज्यादा ये इंटरेस्ट रेट लो होगा इतने ज्यादा जो है गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज होती हैं वो सेल होती हैं। अगर मैं आपको ये फाइनेंशियल टर्म्स हैं, आपको हो सकता है ऐसे समझ ना आए, मैं आपको इजी समझा देता हूं। यानी कि गवर्नमेंट के जो कर्ज होते हैं या गवर्नमेंट की जो बॉरोइंग्स होती हैं वो किस तरह से जो है रेगुलेट की जाए, किस तरह से खत्म की जाए, इसमें आरबीआई का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और वो जो इंपॉर्टेंट रोल है वो किस तरह से आरबीआई प्ले करता है, वो सारे जो है ये ऑप्शन मैंने बता दिए। ये तीनों जो ऑप्शन है इस तरह से जो है आरबीआई अपना कंट्रीब्यूशन करता है डेट मैनेजमेंट के लिए। तो होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो इसका आंसर जो है ऑल ऑफ द अबव रहेगा। यहाँ एंड में आपको इसकी आंसर की भी मिल जाएगी, ठीक है, आंसर की भी मिल जाएगी। मैं एक चीज आपको बता दूं, जितने भी हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, ठीक है, वहां पे जाके हमें फॉलो कर लें। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। ये पीडीएफ मैं वहां प्रोवाइड करवा दूंगा। फिर से बता दूं, सभी इसके सभी सभी लेक्चर, कोई टॉपिक हमने नहीं छोड़ा, सभी लेक्चर जो हैं इन डिटेल एक ही वीडियो में, ज्यादा वीडियोस नहीं लिए दूसरे लोगों की तरह एक ही टॉपिक के 10-10 पार्ट नहीं मैंने प्रोवाइड किए हैं। एक ही टॉपिक में कंसेप्ट खत्म करने की कोशिश की है और अब एमसीक्यू के जरिए हम जो है उनको और अच्छे से क्लियर कर रहे हैं। मैंने कंसेप्ट जो है मोस्टली जो है कवर करने की कोशिश की है। कंसेप्ट हर लेक्चर का मैंने ये कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझ आए। सभी के सभी लेक्चर 15 लेक्चर्स
15 लेक्चर आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे, ठीक है। 15 लेक्चर जो है सभी टॉपिक्स अच्छे से कवर किए हुए हैं। एक ही लेक्चर में सभी टॉपिक्स को खत्म करने की कोशिश की है, ठीक है। एक लेक्चर में एक टॉपिक को खत्म करने की कोशिश की है। अब डेली के एमसीक्यू आ रहे हैं, ठीक है। डेली के एमसीक्यू आ रहे हैं, जितने भी एमसीक्यू ऑलरेडी आ चुके हैं वो आप देखें। मॉक टेस्ट जो है जल्दी प्रोवाइड करवाऊंगा, अच्छे से जो है आपको मिलेंगे मॉक टेस्ट। 10 मॉक टेस्ट आपको फ्री में मिलेंगे इस चैनल पे। आपको सिर्फ 2 ही काम करने हैं, वीडियोस लाइक करनी है, चैनल सब्सक्राइब करना है और सभी अपने ग्रुप्स में इनको शेयर करो। जितने भी आपके फेसबुक पे ग्रुप होते हैं, ठीक है, जितने भी आपके आपके जेके एसएसबी के ग्रुप्स हैं फेसबुक पे, उन पे इसको शेयर करो ताकि मैक्सिमम लोग इसके साथ जुड़े, सबका बेनिफिट हो सके। और उसके बाद में जो है यूजफुल वीडियोस जो है आपको रेगुलर मिलेंगे इस चैनल पे, ठीक है। चैनल आप जरूर सब्सक्राइब करें। होप ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रही होगी। थैंक यू।